नमस्कार बच्चों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग आय आधारित योग्यता परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि इस वर्ष 2023-24 में पूछे जाने वाले हैं। ये जो प्रपत्र है, मॉडल पेपर है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा दिया गया है। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? फिर से सुन लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, जिसके नंबर दिया है 4। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम। दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताना है बच्चों, जो कि हमारे पेट के अंदर स्रावित होता है। ठीक है, तो बच्चों, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम जो है रेनिन है, जो कि हमारी आमाशय से निकलता है और आंतों में जाकर के दूध को दही में बदलता है। तो यह हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाता है। इसका आंसर है रेनिन। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में, यहाँ के रहेगा, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 हैं दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार के 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का खोज किसने की? तो फिर से सुन लीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था, जो कि एक प्रतिजैवी है। इसका मतलब है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस। तो कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? लाइसोसोम, तारक केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब कोशिकाओं में अंतः श्वसन होता है तो उस समय हमारा एनर्जी जो है ग्लूकोज के रूप में जाता है कोशिकाओं में, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करती है? सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करती है, यूज करने के लिए एनर्जी पैकेट में चेंज करती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही वह रक्त जो सबसे ले सकता है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। तो वो सर्वग्राही जो होता है वो हमारा ए बी होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ए बी के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला सवाल है बच्चों, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो हमारा जो है क्लोरेलिन नामक जो दवा होती है वो बनाई जाती है क्लोरेला नामक शैवाल से। किसने? क्लोरेला नामक शैवाल से। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका होती है? नासाद्वार की, फेफड़े की, डायफ्राम की। किसकी नहीं होती? तो पसलियों का। तो
श्वासोच्छ्वास यानी कि श्वसन प्रक्रिया में पसलियों का उपयोग नहीं होता। इस तरह से हमारा 8वें का ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन कहते हैं मुख गुहा में भोजन किस अवयव का सरलीकरण करता है। मुख गुहा में यानी कि हमारे मुंह में भी भोजन का पाचन होता है, सरलीकरण होता है, तो आखिर किसका होता है। तो मुख गुहा में हमारे लार में अमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, सरलीकरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, मेरुदंड पाया जाता है केचुआ में, जोंक में, मछली में, तिलचट्टा में। तो हमारा मेरुदंड यानी कि वर्टेब्रेई एनिमल कौन सा है, किसमें मेरुदंड होता है, तो होता है मछली में। जो मछली होती है उनके अंदर मेरुदंड पाया जाता है, तो इसको वर्टेब्रेई एनिमल या मेरुदंड वाला जानवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, गेहूं में कंडुआ रोग, कौन सा रोग, कंडुआ रोग किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में कंडुआ रोग ऑप्शन दिया, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, शैवाल द्वारा और विषाणु द्वारा। तो गेहूं में कंडुआ रोग आस्टिलैगोजेसेटम नामक कवक से होता है। कौन सा, आस्टिलैगोजेसेटम, आस्टिलैगोजेसेटम नामक कवक द्वारा गेहूं का कंडुआ रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, कवक द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है। तपेदिक, हैजा, क्षय रोग और जापानी मस्तिष्क रोग। तो हमारा जो ऑप्शन डी वाला है बच्चों, जापानी मस्तिष्क ज्वर, इसमें जापानी एंटीफेराइटिस नामक वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। उसी वायरस की वजह से ये जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलता है और ये मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। इसमें पूछा है शुष्क सेल में किन पदार्थ की छड़ का एनोड का कार्य करती है। तो बच्चों ये जान लीजिए, एनोड का कार्य जो होती है जिंक का बर्तन करता है और कैथोड का जो कार्य करता है वो कार्बन की छड़ होती है। तो यहाँ पे न तो ये ऑप्शन दिया, न तो ये ऑप्शन दिया, न तो ये ऑप्शन है, तो ये लेकिन एनोड के लिए क्या करते हैं, जिंक का बर्तन होता, उसी को एनोड के रूप में यूज करते हैं, जिस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन की छड़ होती है वो की पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिरोध, निम्न कौन सा कथन सत्य है। तो प्रतिरोध बराबर धारा बटे विभवांतर, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, प्रतिरोध बराबर एम्पियर बटे वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा जो सही है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे के धारा। इसको लिखते हैं बच्चों V बराबर IR। ठीक है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इसमें विभवांतर में धारा से भाग कर देंगे तो प्रतिरोध निकलता, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है बच्चों, दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है दूरदृष्टि में, दूरदृष्टि दोष में होता है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है बच्चों, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दूर की वस्तुएं रेटिना बनती हैं लेकिन पास वाली वस्तुएं जो रेटिना के जस्ट पीछे, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। अच्छा, इस लेंस में दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, और ये पूछा जाए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कीड़े रेटिना के पीछे जाती हैं वो पहले रेटिना पे ही बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं तो बच्चों प्रश्न नंबर 16 की ओर। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से सघन माध्यम की ओर, डेंजर मीडियम की ओर जाती हैं तो
क्या होता है, किरणों का क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब की ओर झुकती हैं, अभिलंब को ही दिशा में जाती हैं, अभिलंब अभियान लिखा है तो अभिलंब को ही दिशा में जाती हैं, विचलित नहीं होती हैं। तो बच्चों जब भी एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। कहाँ झुकती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, झुकती है। ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा सही है, अभिलंब की ओर झुकती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक, कैसे धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, परावर्तित। उसे बच्चों कहते हैं पारभासी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो वे पदार्थ जिनसे हल्का फुल्का देखा जा सकता है, आंशिक या धुंधला देखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं पारभासी, इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है हमारा ऋण आवेश, तो ये बी। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलता है, ये पौधे किस भाग में मिलता है, देख लीजिए प्रश्न नंबर 19 को। जूट के रेशे पौधों के किस भाग से मिलता है, तो जड़ से, पत्ती से, तना से, फल से। तो हमारा जूट का रेशा जो होता है पौधे के तने से मिलता है। तने के ऊपर पतली जो छाल होती है उसी को सड़ा करके उसमें से फाइबर यानी रेशे को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 19 का ऑप्शन बी वाला सही हो गया। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कठोर कांच का निर्माण, कठोर कांच का निर्माण होता है। बच्चों कठोर कांच के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट, अगर मुलायम कांच पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही है, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, कठोर कांच का निर्माण करती हैं। रेत का मतलब बच्चों होता है सिलिका, जहाँ भी सिलिका है तो समझ लीजिए रेत है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना है, चूना पत्थर यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों 21 नंबर का। फोटोक्रोमैटिक कांच क्या है, फोटोक्रोमैटिक कांच में होता है कॉपर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो बच्चों फोटोक्रोमैटिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है। जैसे ही ये क्या करता है, जैसे ही धूप में जाता है चश्मा जो है आपका काला हो जाता है, और जैसे छाया में आते हैं फिर से सफ़ेद पारदर्शी दिखने लगता है। तो इसमें होता क्या है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है आयन के रूप में, जैसे ही आप धूप में जाते हो सिल्वर आयोडाइड जो है आयन में टूट जाते हैं, सिल्वर और आयोडीन में। लेकिन जैसे ही आप फिर से छाया में आते हैं ये दोनों जुड़ के कंपाउंड सिल्वर आयोडाइड बनाता है। इस तरह से हमारा जो 21 का ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। फैराड, देखिए बच्चों फैराड किसका मात्रक है, फैराड किसका मात्रक, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, चालकत्व है, यहाँ पे धारिता है और प्रेरकत्व है। तो यहाँ पे फैराड जो होता है मात्रक होता है धारिता का, कैपेसिटी का। ठीक है, तो संधारित्र यानी कि धारिता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसका मात्रक फैराड में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, बच्चों ध्यान दीजिए, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, किसका किया था, पेंसिलिन का, विद्युत बल्ब का, डायनामाइट का, साइकिल का। तो हमारा सही है डायनामाइट, ये ऑप्शन बी। उन्होंने बम का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कौन सा कॉन्सेप्ट देता है, ऊर्जा का, संवेग का, कार्य का, जड़त्व का। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो है वो है जड़त्व का नियम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है जड़त्व,
यदि कोई वस्तु गति करती है तो गति करती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इस हिसाब से न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर निर्भर करता है, अतः हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है। आगे चले बच्चों, दूध का आपेक्षिक घनत्व 25 नंबर क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लैक्टोमीटर ये रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से, आपेक्षिक घनत्व के हिसाब से जल का और उसमें कौन कौन से कण है, प्रोटीन है, उनके डेंसिटी के हिसाब से लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध का घनत्व को नापता है। तो दूध के घनत्व को नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। वायुमंडल दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं मल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर सही ऑप्शन है और 26 का बी सही है। आगे चलेंगे 27 नंबर की ओर। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है, किसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो ये होता है साधारण नमक में, NaCl में। ठीक है, NaCl। इनका बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, इनका बॉन्ड जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में यानी साधारण नमक में, NaCl में। ठीक है, बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो सक्सेलिटी की खोज किसने की। मतलब रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता क्या है, एक गुण है रेडियो एक्टिव तत्वों का। तो रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्सेलिटी की खोज किसने की, मैक्स प्लांक, जेम्स वर्क, हीनरिच हर्ट्ज, हेनरी बैकरल। तो बच्चों हेनरी बैकरल ने ही रेडियो सक्सेलिटी यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, सोडियम को प्रायः रखा जाता है। बच्चों ऐसा जान लीजिए कि सोडियम जो होता है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है। ये जैसे ही नमी में आता है आग लग जाती है, इसलिए से नमी से या वाटर से, ऑक्सीजन से बचाने के लिए सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, केरोसिन। ना तो अमोनिया, ना तो अल्कोहल, ना तो जल, किस में रखते हैं, केरोसिन में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है या होती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस, तो बिजली का बल्ब है, कौन सा गैस भरा जाएगा, तो नाइट्रोजन ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है। तो बच्चों नाइट्रोजन भी भरी जा सकती है और आर्गन भी भरी जा सकती है। क्यों, क्योंकि बिजली का जो बल्ब होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन जो होता है हाई टेम्परेचर पे दूसरे गैसों से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर जल जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन एक ऐसी गैस है जो कि निष्क्रिय होती है, रिएक्ट नहीं करती है। नाइट्रोजन भी बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, इसलिए नाइट्रोजन और आर्गन का भी मिक्सचर होता है। कभी नाइट्रोजन होता है, कभी नाइट्रोजन होता है, कभी आर्गन। इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है हमारे सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर करते हैं बच्चों। सिरके का रासायनिक सूत्र है, ध्यान सुनिए, सिरके का रासायनिक सूत्र है एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एथेनॉल। तो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है सिरके का सूत्र है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं बच्चों, वो गैसेस जो हमारे पृथ्वी पे परत पे या हमारे पृथ्वी की निचली सतह पे क्या करते हैं, तापमान को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में जो गैसेस सपोर्ट करती हैं वो गैसें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो इसमें से ना तो ओजोन है, ना तो ऑक्सीजन, ना तो नाइट्रोजन, ना तो कार्बन। इसमें से कोई ऑप्शन बच्चों सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैसें होती हैं वो होती हैं आपकी वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन होती है, CFC होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। कपड़ा धोने मतलब कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, 10H2 यहाँ पे। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। आइए चलते बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बच्चों ध्यान दीजिए, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, दूसरे रूप होता है, मेटामॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, सॉरी होमोमॉर्फिज्म शायद बोलते हैं। तो कोयला का अपर रूप, कोयला या कार्बन का अपर रूप, तो कार्बन का अपर रूप कोयला भी है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है। तो इसलिए कार्बन नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। तीनों में क्या है? कार्बन मौजूद होता है, क्योंकि कार्बन का ही ये भी रूप है, ये भी रूप है, ये भी रूप। ठीक है बच्चों, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है TNT है, मतलब TNT क्या है? TNT का फुल फॉर्म होता है बच्चों ट्राई नाइट्रोटैलुइन, ट्राई नाइट्रोटैलुइन। इसका ये क्या काम करता है बच्चों? ये क्या करता है? जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, अप्रतीणनाशक, विस्फोटक। तो हमारा जो TNT होता है यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोटक होता है, विस्फोट में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 35 क्वेश्चन क्या हुआ? खत्म हुए। बच्चों अगर आप हमारे जो है YouTube चैनल पर पढ़ाई करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, आपको अगर कहीं से भी इसमें लाभ महसूस होता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन जो है मिल सके। जो भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको मिल जाए, ताकि आपको सबसे पहले उसका लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।